देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में आप देखने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसका दूसरा भाग। इसके पहले भाग में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने कवर किया है। इसके दूसरे भाग में हम कुछ टॉपिक लेकर चल रहे हैं जिसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद है वो सारे टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और आप लोग ध्यान से देखेंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे कुछ प्रश्नों को भी पूछेंगे जिससे हमें ये मालूम होगा कि हाँ, वास्तव में आपने कुछ चीज़ों को देखकर इसमें से सीखा है। तो देखते हैं आज की इसमें हम क्या टॉपिक लेकर चल रहे हैं। तो आज के टॉपिक है हमारे गोली दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण की पहचान, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जिसमें से हम लोग सीखेंगे दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस दूरी और दर्पण का द्वारक, इतनी चीज़ों को हम सीखेंगे। इसके बाद प्रतिबिंब किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब होते क्या हैं इसके बारे में भी सीखेंगे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, दर्पण की पहचान आप कैसे करेंगे और दर्पण में अवतल और उत्तल के उपयोग, इतने टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। कि प्रत्येक वीडियो के प्रारंभ में हम आपको इसीलिए बता देते हैं कि वो सारी चीज़ें आपको मालूम हो जो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं गोली दर्पण किसे कहते हैं। गोली दर्पण किसे कहते हैं, अभी तक आपने ये तो सुना होगा दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण आप लोग अपने घर में भी यूज करते हैं, जो हम लोग पर्सनल यूज में भी लेते हैं। लेकिन ये गोली दर्पण क्या होता है, तो गोली दर्पण की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक गोला बना हुआ है और ये इस गोले से काटा हुआ ये छोटा सा भाग है जो कि पीले कलर से हमने आपको दिखाया गया है। ठीक है, इसको स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं इंग्लिश में। और यदि हम गोली दर्पण की परिभाषा की बात करें तो मैं आपको बता दूं, किसी भी खोखले गोले को, यदि आप किसी भी कांच के खोखले गोले को काटकर दो भागों में डिवाइड कर देंगे तो उसका कोई एक भाग आपका दर्पण का रूप ले लेता है यदि हम इसके एक साइड में पेंट कर दें। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे गोली दर्पण किसे कहते हैं। आप इसकी परिभाषा सुन लीजिए, यदि आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। कांच के किसी भी खोखले गोले को काटकर जो बना दर्पण होता है वो गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण के दो पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ धंसा हुआ होता है, एक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। इनमें से किसी भी एक भाग पर यदि हम पॉलिश कर देते हैं तो उसका दूसरा भाग परावर्तक हो जाता है। इस प्रकार गोली दर्पण आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, तो गोली दर्पण के बाद हम लोग समझेंगे उत्तल और अवतल दर्पण की पहचान क्या है। ठीक है, पहचान हम आपको दो प्रकार से आपको बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि दोनों प्रकार की पहचान समझ में आएगी। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं अवतल दर्पण की। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं अवतल दर्पण की पहचान। तो जो पहला वाला ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, एक प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा, एक प्रकार से गोला बना हुआ है और गोले के मैंने इस भाग को काटा है। यहाँ पर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपका ये है। ठीक है, ये रेड कलर जो आपको दिख रहा है तो आप मान सकते हैं कि ये आपका एक पेंट है जिसको हम लोगों ने पेंट किया है ताकि ये भाग परावर्तक हो जाए। यदि हमने किसी भी गोली दर्पण के उभरे हुए भाग पर पेंट कर दिया तो इसका दबा हुआ भाग जो होता है वो परावर्तक हो जाता है और इसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि हम किसी भी कांच के खोखले गोले के उभरे हुए भाग में यदि हम पेंट कर दें तो उसका धंसा हुआ भाग जो होता है वो परावर्तक हो जाता है। इस प्रकार हम इस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। यदि हम उत्तल दर्पण की बात करें तो देखिए दूसरा दर्पण आपका दिया गया है जस्ट बगल में। ठीक है, इसमें भी देखिए गोले को मैंने इसमें पूरा दर्शाया नहीं लेकिन आधा इसमें दिख रहा है, आपको समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद में आप देख रहे होंगे इसमें धसे हुए भाग में रेड कलर है, तो हम रेड कलर को यदि हम पेंट का नाम दे दें, ठीक है, ये फिर कुछ लोग कलाई भी कहते हैं, चांदी की कलाई भी इसमें यूज होती है और इसके अतिरिक्त लाल ऑक्साइड का भी इसमें पेंट यूज होता है। तो हम इसमें सिर्फ कलाई का नाम ले रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। यदि किसी भी गोली दर्पण के धसे हुए भाग में हम लोग पेंट कर दें या कलई कर दें तो उसका उभरा हुआ भाग जो होता है वह परावर्तक हो जाता है। देखिए तीर आपको दिखा रही होंगी कि यह तीर आई, देखिए यह तीर आ रही है और यह तीर जा रही है। इसका अर्थ ये होता है कि यह भाग परावर्तक है और यहाँ पर पड़ने वाली किरणें परावर्तित हो जाती हैं। यदि आपको परावर्तन की घटना नहीं मालूम है तो आपको इसके पहले की वीडियो देखना चाहिए, उसमें हमने परावर्तन की घटना को बहुत ही डीपली समझाया है और
जो चीज़ें हमने बताई हैं वो चीज़ें आपको एक बार अगर आपने देख ली तो जीवन में कभी भूल नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होते हैं। मैं फिर भी एक बार आपको परिभाषा बताता हूँ, यदि आप चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं किसी भी गोली दर्पण के, किसी भी गोली दर्पण के यदि उभरे हुए भाग पर हम पेंट कर दें तो उसका धंसा हुआ भाग परावर्तक हो जाता है। इस प्रकार इस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। यदि हम उत्तल दर्पण की बात करें तो आप कह सकते हैं किसी भी गोली दर्पण के धंसे हुए भाग में यदि हम पेंट कर देते हैं तो इसका उभरा हुआ भाग परावर्तक हो जाता है। इस प्रकार इस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। यदि आप चाहें तो परिभाषा को लिख भी सकते हैं, क्योंकि हम इतना चित्रात्मक तरीके से आपको बता रहे हैं कि हो सकता है कि चीज़ें आपकी माइंड में सेट हो जाएं और आपको लिखने की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन लिखी हुई चीज़ें आपकी स्थायी हो जाती हैं। इसलिए मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग चीज़ों को लिखते हुए आगे बढ़ें। इसके मैं मैक्सिमम चीज़ों को आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई डाउट रहता है, कोई प्रश्न रहता है, तो आप उन प्रश्नों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा, और उनका समाधान भी हम आपको जल्द से जल्द उपलब्ध कराएंगे। देखते हैं इसके आगे। हमने आपसे बताया था कि गोली दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाओं को भी हम लोग सीखेंगे। तो गोली दर्पण तो आप समझ गए होंगे कि ये देखिए एक गोला आपको दिख रहा है, उस गोले में हमने दो भाग आपको दिखा दिए हैं, ये दिख रहे हैं, मतलब इस भाग को हमने काट के अलग कर दिया है। ठीक है, ये गोला क्यों दिखाया है इसका भी कारण हम आपको बताएंगे, क्योंकि दर्पण तो हमारा सिर्फ ये दो पॉइंटों पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो यदि दर्पण के ध्रुव को हमें देखना है तो आप कह सकते हैं किसी भी गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से व्यक्त करते हैं। देखो व्यक्त भी किया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग होगा यही आपका गोली दर्पण है। इसका जो मध्य बिंदु होगा वही हमारा दर्पण का ध्रुव कहलाता है, उससे बिंदु पी से व्यक्त करते हैं। उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी। गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब कहाँ हैं आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से। ये अगर आप पूरा गोला नहीं भी बनाएंगे तो भी यह आपका चित्र सही माना जाएगा। दूसरा देखते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र का मतलब क्या है, आप जानते होंगे केंद्र किसे कहते हैं। यदि किसी भी बिंदु के परितः हम किसी वृत्त की रचना करते हैं तो जिस बिंदु को केंद्र माना है, जिस बिंदु को मानकर हमने रचना की वही बिंदु ही केंद्र कहलाता है। तो आप ये कह सकते हैं वक्रता केंद्र में कि ये जो गोली दर्पण था, ये जो गोली दर्पण है किसी न किसी के तो खोखले गोले को काटकर बनाया गया, ये तो आप भी जानते हैं। किसी खोखले गोले को काटकर हमने इस गोली दर्पण को बनाया है। तो आप ये कह सकते हैं किसी भी खोखले गोले को काटकर बनाया गया दर्पण का वक्रता केंद्र वह बिंदु होता है जो कि उस खोखले गोले का केंद्र होता है। या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं जिस खोखले गोले को काटकर दर्पण बनाया गया है उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखिए हम लोग देख पा रहे हैं ये एक गोला है, इसके मध्य में एक बिंदु है जिसे हम लोग सी से व्यक्त कर रहे हैं। तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। उम्मीद करते हैं चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगला देखिए मुख्य अक्ष। तीसरा पॉइंट है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो आप देख रहे हैं आप कि दर्पण का ध्रुव तो मध्य बिंदु होता है, और आपने सी भी देखा, सी को हम लोग क्या मान रहे थे अभी, वक्रता केंद्र मान रहे थे। तो आप ये कह सकते हैं किसी भी गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए लिखा भी है इसमें, और बीच वाली जो रेखा आपको ये दिख रही होगी यही मुख्य अक्ष है। तो आप क्या बोलेंगे, किसी भी गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये परिभाषा भी है, आप चाहें तो लिखते चलिएगा। यदि लिखते चलेंगे तो समझने में आसानी होगी, और जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ मिस्टेक हुआ है या फिर मैं भूल रहा हूं तो आप फटाफट इस वीडियो को देखिए, चीज़ें आपकी फिर से क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं मुख्य फोकस की। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य फोकस का अर्थ है तो कि जो आपने अभी अभी देखा मुख्य अक्ष, देखिए रेड कलर से दिखाया गया है मुख्य अक्ष को। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, देखिए समांतर बहुत सी किरणें आ रही है, ये आ रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, नीचे से भी किरणें आने लगी हैं। तो मुख्य आप क्या कहेंगे, किसी भी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें
परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, किसी भी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब बात आती है फोकस दूरी की। फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो फोकस दूरी का तात्पर्य है आपका मुख्य फोकस से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी। जैसे आपने देखिए F दिख रहा है, इसमें ये पॉइंट आपको F दिख रहा होगा, ये पॉइंट आपको P दिख रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें देखिए, इसमें कैपिटल F दिख रहा है, ये आपका मुख्य फोकस है। ये बिंदु P दिख रहा है, ये आपका दर्पण का ध्रुव है। तो आप इसमें क्या कह सकते हैं, दर्पण के ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फिर से बोलेंगे आप इसको, दर्पण के ध्रुव से, गोली दर्पण के ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बड़ी आसान सी परिभाषा थी। इसके बाद है दर्पण का द्वारक। देखिए, दर्पण का द्वारक का अर्थ होता है दर्पण का व्यास। आप देख पा रहे होंगे कि दर्पण के दो कोने हैं, एक तो आपका ये कोना हो गया और आपका एक ये कोना हो गया। किसी भी दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। आसान सी परिभाषा है। किसी भी दर्पण की जगह हम गोली दर्पण का यूज करें, किसी भी गोली दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये आसान सी परिभाषा है इसकी। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो आप प्रतिबिंब की अपनी अपनी परिभाषाएं होती हैं। जैसे कि आप किसी भी शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपने ही तरह का दूसरा व्यक्ति शीशे के अंदर दिखाई देता है, हम उसे भी प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन वास्तव में वैज्ञानिक दृष्टि से प्रतिबिंब क्या है या प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, परिभाषा लिखी है, किसी वस्तु या प्रकाशित स्रोत। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं किसी भी वस्तु से निकलने वाली या किसी भी प्रकाशित स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या फिर जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रकाशिक स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यह आसान सी परिभाषा है। एक परिभाषा और भी है, किसी भी वस्तु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, एक ये परिभाषा हो गई, एक मैंने आपको अपने मन से बताई। तो मेरी वाली दोबारा सुनिएगा, किसी भी वस्तु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें प्रकाश के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब क्लियर हो गया होगा। प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब। तो मैंने भी आपको परिभाषा में बताया था कि जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो हम वास्तविक प्रतिबिंब को देख लेते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है, कि किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है, ध्यान दीजिएगा, जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब आप देखिएगा, यहाँ पर ये वस्तु रखी है, ध्यान से देखिएगा, ओ ये वस्तु रखी है। इस वस्तु से दो प्रकाश किरणें जाती हैं, एक प्रकाश किरण देखिए ये गई और एक प्रकाश किरण ये सीधा गई। अब ये किरण परावर्तित हो गई या फिर आप अपवर्तित भी कह सकते हैं। ये अपवर्तित होने के बाद में ये देखिए इस बिंदु पर मिल रही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यह किरण वास्तव में मिल रही है। इस प्रकार ये जो बना हुआ प्रतिबिंब होगा ये कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, आप दूसरी कंडीशन दिखा दें कि देखिए इस नीचे वाले चित्र में देख लीजिए, ये बिंदु ओ जो दिख रहा है ये वस्तु रखी हुई है, इससे एक प्रकाश किरण देखिए सीधा जाती है, एक प्रकाश किरण यहाँ आती है और जब ये प्रकाश किरण यहाँ से परावर्तित होती हैं तो ये बिंदु यहाँ पर मिलती हैं। तो देखिए यहाँ पर भी मिल रही हैं। आप ये नहीं कह सकते यहाँ पर कि यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, यहाँ वास्तव में मिल रही हैं। अगर मिल रही हैं तो यह जो बिंदु होगा ये प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहलाएगा, और वो भी कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब। और ध्यान दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसकी परिभाषा फिर सुन लीजिए, किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर
चलने वाली प्रकाश किरणें किसी वस्तु से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलने या फिर मिलती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसे वास्तविक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। अगली पॉइंट हम देख लेते हैं, आभासी प्रतिबिंब। आभासी की परिभाषा क्या कहती है? आभासी कहती है कि जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हों। इसका अर्थ हो गया कि वास्तव में ये किरणें मिल नहीं रही हैं, सिर्फ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, इस प्रकार जो नए बिंदु में प्राप्त होगा उसको हम उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब पहले चित्र को देख लीजिए। बिंदु O पर वस्तु रखी है, एक किरण सीधा जाती है और सीधा जाने के बाद में ऊपर की ओर मुड़ जाती है, और दूसरी किरण देखिए यहाँ पर गई और ये सीधा निकल गई। देखिए ये गई और सीधा निकल गई। तो अगर हम ऊपर वाली किरण को पीछे की तरफ मिलाएंगे तो यह इस बिंदु पर मिलती है, तो यहाँ पर हमें एक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इस प्रतिबिंब को यदि हम गौर से देखें, ध्यान से देखें, तो हमें पता चलता है कि वास्तव में यहाँ पर दोनों रेखाएं नहीं मिल रही हैं। यहाँ पर एक आभासी रेखा आती है और मिलती है, और इस प्रकार यहाँ पर जो प्रतिबिंब होगा आभासी बनेगा। दूसरा चित्र भी देख लीजिए नीचे। देखिए यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, एक किरण नीचे की ओर आती है, परावर्तित हो गई, एक किरण ऊपर गई, ये भी परावर्तित हो गई। यदि हम इन दोनों किरणों को आगे बढ़ाएं, देखिए आगे बढ़ाए गए यहाँ तक और इस किरण को यहाँ तक, तो ये पॉइंट पर दोनों किरणें मिलती हैं। तो यहाँ पर किरण नहीं मिल रही है, वास्तव में किरणें नहीं मिल रही हैं, जबकि किरणों को हमने क्या किया, डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाया, तो ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो हमें ऐसा लगेगा यहाँ पर प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा प्रतिबिंब जहाँ प्रकाश किरणें वास्तव में ना मिले लेकिन मिलती हुई प्रतीत हों, वहाँ आभासी प्रतिबिंब होता है, और जहाँ मिले वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब होता है। उम्मीद करते हैं चित्रों के माध्यम से और परिभाषा के माध्यम से ये दोनों पॉइंट आपके बिल्कुल क्लियर होंगे कि आभासी प्रतिबिंब तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। बहुत से दर्पण आपने देखे होंगे, लेकिन आप कैसे पहचान करेंगे? तो पहचान की मैं आपको दो तरीके बता दूं। यदि आप दृष्टिहीन हैं, जिसे कहते हैं अंधे, तो भी आप दर्पण की पहचान कर सकते हैं, और यदि आप देख सकते हैं तो भी आप पहचान कर सकते हैं। तो पहले मैं बात करता हूं दृष्टिहीन की, या फिर हम आप लोग भी अपने आप को कुछ समय के लिए दृष्टिहीन मान के इसकी पहचान देख लेते हैं। तो दर्पण की पहचान ये है कि यदि दर्पण का प्रत्येक भाग समांतर हो, जैसे समतल दर्पण होता है, यदि उसका प्रत्येक भाग समान एक समतल हो और उसमें कहीं पर भी ऊपर नीचे ना हो, तो ऐसे दर्पण को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। छू कर देख रहे हैं, देखिए हम बिल्कुल आंखों से नहीं देख रहे हैं, छू कर देख रहे हैं। यदि किसी दर्पण में हाथ फेरने पर उसका पूरा भाग समतल हो, किसी भी प्रकार से न धंसा हो न उभरा हो, तो ऐसे दर्पण को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। और यदि कोई दर्पण अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, उसका परावर्तक सतह यदि अंदर की ओर धंसा होता है, तो ऐसे दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का जो भाग होता है उभरा हुआ होता है, परावर्तक भाग उभरा हुआ होता है, वह कहलाएगा उत्तल दर्पण। ये तो ऐसे दर्पण की पहचान जो हम लोग छूकर भी पता कर सकते हैं। अब देखकर कैसे पता करेंगे? देखकर पता करने के लिए मैं आपको बता दूं, जो समतल दर्पण होता है, जैसे कि पहला दर्पण आपको इसमें दिख रहा है, जो समतल दर्पण होता है, यह दर्पण वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब तैयार करता है, पहली चीज। दूसरी, यह दर्पण वस्तु जितनी दूर पर रखी है प्रतिबिंब भी उतनी दूर पर ही बनाता है, वस्तु के बराबर के प्रतिबिंब बनाता है। तो इस प्रकार हम इस दर्पण की आसानी से पहचान कर सकते हैं। हमारे आपके सभी के घर में यह दर्पण पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे गोली दर्पण में। गोली दर्पण में पहला दर्पण होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। तो अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो जितने भी मेकअप मिरर बनते हैं, मेकअप मिरर का मतलब ब्यूटिशियन के यहाँ जो शीशे लगे होते हैं, या फिर जो बार जिसे आप नाई कहते हैं, नाई के यहाँ जो शीशे लगे होते हैं, वह शीशे हल्का सा अंदर की ओर वक्रित होते हैं, हल्का सा अंदर की ओर वक्रित होते हैं। इससे होता क्या है कि जो सामने व्यक्ति बैठता है वह अपना प्रतिबिंब वास्तविक स्थिति से बड़ा प्राप्त करता है। ठीक है, तो जितने भी मेकअप मिरर हैं और जितने भी पार्लर हैं, जितने भी नाई की दुकानें हैं, वहाँ पर आपको अवतल दर्पण मिलेगा। जैसे इसमें दर्पण नंबर 2, दर्पण नंबर 3, दर्पण नंबर 4, दर्पण नंबर 5, ये सारे आपके अवतल दर्पण हैं। और ये दर्पण कहाँ यूज होते हैं?
जहाँ पर आपको वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दिखाना है। और ये दर्पण की पहचान क्या होगी? यह दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। अब ये जो अंतिम दर्पण दिया गया है इसको ध्यान से देखिए, शायद कहीं देखा हुआ आपने। जो भी आपके सरकारी आवास होते हैं उसके आसपास लगा होता है, चौराहों में भी लगाया जाता है ये। इसका मुख्य कार्य क्या है कि यह दर्पण किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा कर सकता है और उसको आसानी से दिखा सकता है, या फिर कह सकते हैं ये बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है और उसको छोटा करके आपको दिखा देता है। इससे एक्सीडेंट के जो खतरे हैं वो रुक सकते हैं। यह दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है, मतलब ये कहेंगे आप कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। इसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि आपने दोनों तरीके से दर्पण की पहचान की। अब इसके उपयोग देख लेते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग क्या है? तो अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो टार्चों में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, गाड़ियों की हेडलाइट में होता है। और कहाँ होता है? अवतल दर्पण का जो उपयोग है चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए होता है। हजामत वाले भी इसका प्रयोग करते हैं। और कहाँ होता है? अवतल दर्पण का उपयोग दांतों के डॉक्टर द्वारा भी होता है, जिससे दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाया जा सके। और जो अवतल दर्पण होता है वो सौर भट्ठी में भी किया जाता है, क्योंकि जो बड़ा अवतल दर्पण होगा उसका द्वारा भी बड़ा होगा, जिसके कारण ये सूर्य की बहुत बड़ी मात्रा को एक जगह केंद्रित करता है, जिससे ऊष्मा की बड़ी मात्रा हो जाती है। इस प्रकार आपने अवतल दर्पण के उपयोगों को सीखा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं या फिर इसका उपयोग क्या है? तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वाहनों के पार्श्व में लगे होते हैं, जिसमें वाहन चालक पीछे उत्तल दर्पण का उपयोग करके पीछे के दृश्य को देख सके। आप देख रहे होंगे जो बाइक में आगे दो शीशे लगे होते हैं, ये शीशे चेहरे को देखने के लिए नहीं लगे होते हैं, लेकिन लोग इससे दो काम कर लेते हैं, चेहरा भी देख लेते हैं और अन्य कामों में भी यूज होता है। ये जो दो दर्पण लगे हुए हैं, ये दर्पण को अगर आप छू कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसके शीशे बाहर की ओर वक्रित हैं, मतलब बाहर की ओर उभरे हुए हैं। यह अपने पीछे आने वाले साधन को छोटा प्रतिबिंब बनाकर आपको इसी शीशे में दिखा देते हैं, जिससे आप आसानी से खतरों से बच सकते हैं। इसके बाद में देखिए ट्रकों में भी देखिए बगल में लगे हुए हैं शीशे, ठीक है। इसके बाद क्या है? उत्तल दर्पण का उपयोग तीसरे मोड़ पर दूसरी तरफ से आने वाले वाहनों को देखने में होता है। तो ये जो तीसरे नंबर का शीशा देख रहे हैं यह भी इसी का उदाहरण है। मतलब जब भी मोड़ होता है तो वहां पर इसको अगर लगा दिया जाए तो दोनों साइड के व्यक्ति इससे देखकर पता कर सकते हैं कि किस तरफ से गाड़ियां आ रही हैं। इस प्रकार एक्सीडेंट के खतरों को रोका जा सकता है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही आसान ढंग से बताया गया है। यदि फिर भी आपको इस इतने टॉपिक में से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने प्रश्नों को टाइप करिए और वहां से आपको जो भी बेहतर से बेहतर होगा आपको समाधान दिया जाएगा। आपके हर प्रश्न को अगर आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर को हम अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ प्रश्नों की। यदि आपने वास्तव में वीडियो को पूरा देखा है तो कुछ प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। जैसे गोली दर्पण के अंतर्गत मैं पहला प्रश्न कहता हूं कि गोली दर्पण को क्या आपने कभी देखा है, और देखा है तो कहाँ देखा है, आप ये बताइए। गोली दर्पण के दो रूप हैं, उत्तल और अवतल। आपने किसको देखा है यह भी आप बताइए। इसके बाद है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की पहचान। तो पहचान में आप ये बताइए कि आपने उत्तल दर्पण यदि आपके हाथ में दिया जाए तो आप छूकर कैसे पता करेंगे कि उत्तल है या अवतल है या फिर समतल है। आप छूकर कैसे पता करेंगे कि दिया गया दर्पण उत्तल है, अवतल है या फिर समतल है। तीसरा प्रश्न है आपसे, वक्रता केंद्र की परिभाषा बताइए। प्रश्न नंबर 4, दर्पण का द्वारा किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। मतलब ऐसे अंतर नहीं जैसे मैंने बताया, यदि आपके हाथ में कई सारे दर्पण दिए जाएं तो आप देखकर कैसे बता पाओगे कि इसमें क्या क्या अंतर है। और अवतल दर्पण का कोई एक ऐसा उपयोग बताइए जो मैंने आपको नहीं बताया है। तो इतने प्रश्न आज के हैं। उम्मीद करते हैं कि यदि वास्तव में आपने वीडियो से कुछ भी सीखा होगा, थोड़ा सा भी सीखा होगा, तो आप आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे। मैं भी यही चाहता हूं कि यदि आप आंसर देते हैं तो इसी बहाने से ही आप चीज़ों को सीखेंगे और आने वाली परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे।
इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। किसी भी समस्या के लिए आप हमारे साथ इस नंबर से जुड़ के